प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा 3 प्रकार के परमाणु मॉडल्स के बारे में भी हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और इनको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा था कि बोहर का परमाणु मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि विभिन्न कक्षाओं के अंदर, विभिन्न कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है। और इसी के आधार पर जो है हम प्रथम 18 तत्व जो हमारे हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी परमाणु संरचना का जो है चित्र बनाना सीखेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा जिसका नाम है संयोजकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बोर मॉडल के अनुसार परमाणु का जो केंद्र है वो एक धनात्मक और भारी कण होता है और छोटा कण होता है। इसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर विशेष पथ में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जो पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कक्ष या कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर, 3 नाम इसके हम देते हैं। ठीक, तो एक बार मैं यहाँ पर 4 कोश जो है, 4 इसके कक्ष ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, और इन कक्षों को हमने नाम दिया था 1, 2, 3, 4। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और या फिर इसको हम नाम देते हैं के, एल, एम, एन। ये जो सेल है ये के सेल है, दूसरे को एल सेल कहते हैं, एल कोश कहते हैं, तीसरे को एम कोश और चौथे को एन कोश कहते हैं। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो विभिन्न कक्षाएं जो है, विभिन्न कोश जो है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है। तो इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, एक तो बोर जिसका हमने मॉडल पढ़ा था और एक बेरी। बोर और बेरी ने जो मिल करके 2 नियम दिए थे जिनको बोर बेरी नियम कहते हैं हम। उसी के आधार पर जो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बोर बेरी नियम क्या है, या बोर बेरी स्कीम के नाम से भी इनको कहते हैं। तो बोर बेरी स्कीम का जो पहला भाग है वो ये कहता है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र है वो सूत्र है 2n²। यहाँ पर n क्या है? अगर पहला कक्ष है तो n इज इक्वल टू 1 है, दूसरा कक्ष है तो n इज इक्वल टू 2, तीसरा कक्ष है तो n इज इक्वल टू 3 और चौथा है तो n बराबर 4 है। तो इसके अनुसार पहले कक्ष या के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये चलो हम देखते हैं। कि फार्मूला क्या है हमारे पास? 2n² और n की जगह अगर पहला कोश है हमारे पास, पहला कक्ष है तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2। इसी तरह से अगर हम दूसरा कोश यानी एल कोश देखें, दूसरा कक्ष देखें, तो एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 इंटू एल के लिए जो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 2 8। ठीक, इसी तरह से आप बताइए कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर n इज इक्वल टू 3 हो यानी m सेल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? फार्मूला हमारे पास वही है 2n²। n की जगह पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और गुणा में 2, 9 दूनी 18। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू मैं 4 रख देता हूँ तो क्या आएगा? 2 गुणा में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो कहने का मतलब ये है कि पहले सेल के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। दूसरे कोश में अधिकतम
8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और चौथे कोष के अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये था बोर बैरियर स्कीम का पहला भाग कि विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सूत्र के अनुसार भरे जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा भाग क्या कहता है? दूसरा भाग ये कहता है कि बाह्यतम कोष के अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो दूसरा नियम क्या है कि सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे या नहीं आ सकते। ठीक, ये इसका दूसरा नियम है। और तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि जब तक अंदर वाले जो कक्षा पूरा नहीं भरेगा, जितना इसका स्पेसिफाइड कोटा है, जब तक इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च एनर्जी स्तर में नहीं जाएंगे, उच्च कक्षाओं में नहीं जाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व के में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले 2 इसमें भरेंगे, फिर जो बचेगा वो 1 इसमें जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 इसमें चला अगर 2 इसमें, पहले इसमें 2 है तो पहले इसके 2 पूरे होंगे, फिर तीसरा उसमें जाएगा। तो ये बोर बैरियर स्कीम के जो 3 मेन पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक, तो देखिए बोर बैरियर स्कीम के 3 नियम आपके सामने हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि विभिन्न कक्षाओं के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² के हिसाब से निर्धारित होती है। तो इस नियम के अनुसार k सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और n जो सेल या कोष जो है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, दूसरा नियम ये है कि सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्ष कौन सा होता है? तो ये जब मैं आगे अभी आपको यहाँ पर पहले 18 तत्वों के संरचनात्मक चित्र जो है मैं बना के दिखाऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा नियम मैंने आपको ये बताया था कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते, कि जब तक पहले भीतर वाले नहीं भरेंगे तब तक जो है उच्च कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है कि कक्षाएं क्रमानुसार ही भरेगी। ठीक, तो ये जो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ समझाया है नोट्स में भी लिख दिया है और नोट्स की PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिसको कहते हैं परमाणु की संरचना का व्यवस्था चित्र, यानी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है उसका चित्र हम अभी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व होता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जैसे जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 1 होंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 है तो अब देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 है तो सिर्फ पहले कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। ठीक, दूसरा है नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे हम? तो ये जो चित्र हमने बनाए हैं ये हाइड्रोजन की परमाणु संरचना का जो है व्यवस्था चित्र है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका व्यवस्था चित्र हम उसी तरह से बनाएंगे कि ये जो है क्या होगा? परमाणु का नाभिक हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर परमाणु के नाभिक के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 ही आ सकते हैं, 3 तो इसमें आएंगे नहीं क्योंकि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
दो ही आएंगे, तो एक हम सेल और बना लेते हैं, एक कक्ष और बना लेते हैं। तो ये जो है एक हमने दूसरे सेल के अंदर इसका चित्र दिखा दिया है। तो ठीक उसी तरह से अगर आपने बेरिलियम का दिखाना हो, बेरिलियम के लिए आप क्या करोगे कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 2 तो पहले कक्ष में दिखा दिए, बच गए 2। तो दूसरे कक्ष में तो 8 आ सकते हैं, तो 2 में कोई दिक्कत नहीं है, एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, वो आपकी मर्जी, यहाँ कहीं भी दिखा दो आप, ठीक। लेकिन हम इसको जो खुला खुला सिमेट्रिकल दिखा देते हैं ताकि चित्र देखने में अच्छा लगे। अब आगे आता है बोरोन। बोरोन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। समय बचाने के लिए इसी चित्र पे कर देता हूँ मैं। 2 ये हो गए और 3 दूसरे में आ जाएंगे, ठीक। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4 6। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 5 हो जाएंगे। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 2 और 3 तो 5 और 1 6, इसमें 2 और 6 आ जाएंगे। इसी तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 होते हैं, तो 2 पहले में आगे कितने बचे? 7, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 3 6 और 1 7 ही जी फ्लोरीन का बन गया, ठीक। इसी तरह से नियोन, नियोन में होते हैं 10, तो पहले में 2 आ गए, 8 बच गए, 10 है टोटल, तो 2 तो पहले में आ गए, कितने बच गए? 8, 8 दूसरे में आ जाएंगे, 3 2 5 2 7 और 1 8। लो जी, नियोन का हो गया। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 11 होती है। तो यहाँ पर 2 तो आ जाएंगे पहले कोष में, ठीक, और 8 आ जाएंगे दूसरे कोष में, क्योंकि 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 और 8 10 ही हुए। अब है इलेक्ट्रॉन कितने? 11। इसका मतलब अब हमें एक कोष और ड्रा करना पड़ेगा, तो ये हो गया जी 2 8 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऐसे 2 8 1, इस तरह से जो लिखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक। तो इसी तरह से बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मैग्नीशियम का दिखाना हो तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। तो समय बचाने के लिए मैं इसी चित्र पे समझा दूं आपको कि पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 10 तो होगी, टोटल कितने? 12, तो 11 और ये लो जी 12 हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 और 2 12, ठीक। समझ गए बात को। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में हो गए 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 10 और 3 13, ठीक। आगे आता सिलिकॉन। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 14, तो इसमें 2 8 और 4 हो जाएगी। और उसके बाद आता फास्फोरस। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 15, 2 8 और 5। उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, 2 8 और 6, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। अब बच गया हमारे पास क्लोरीन और आर्गन। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17, ठीक। तो इसी की तरह से इसका चित्र बन जाएगा, इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है। वही हम नाभिक बनाएंगे। पहले सेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 10, ठीक, और तीसरे में आ जाएंगे 7 4 5 6 और 7, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। और 18वें नंबर पे आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन। आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18, तो 2 8 10 और इसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में भी 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8,
ठीक है, तो इस तरह से हम पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र बना सकते हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आप नोट्स देख रहे हैं, इन सभी का लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक देखिए कि जो हमने 18 तत्वों की जो एग्जाम्पल अभी हमने देखी, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि सबसे बाहरी कोर्स में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। इसके लिए हम कैल्शियम का लेते हैं। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 20। तो इसका देखिए व्यवस्था चित्र हम किस तरह से बनाते हैं कि पहले तो यहाँ पर नाभिक ड्रा कर लेते हैं। अब पहले कोष में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में 8 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक तो बात है वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 और 8 10। ठीक, अब 10 तो यहाँ पर रह गए, टोटल कितने? 20। अब देखिए कि पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, चौथे में 32 आ सकते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो तीसरा जो कोष है n=3 जो है, उसमें वैसे आ सकते हैं 18, और अपने पास बचे कितने? सिर्फ 10। तो मैं यहाँ पर 10 नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि बोरबेरी के जो दूसरी नियम जो है वो यहाँ पर लगता है कि अगर हम यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और 8 से अगर फालतू कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो यहाँ पर बोरबेरी स्कीम का जो दूसरा पॉइंट है वो तो लागू नहीं हो पाएगा अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ तो। इसलिए जो 2 और बाकी बच गए उनको जो है मैं एक और सेल के अंदर लेके जाऊंगा। इसके लिए हमें इसका चौथा सेल भी ड्रा करना पड़ेगा, चौथा कक्ष भी ड्रा करना पड़ेगा। तो कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 2। तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया है कि बाहर वाले कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक, तो ऐसी कुछ स्थिति बैठती है कि अधिकतम तो देखो इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 भर देते हैं तो बाहर वाला कक्ष में 10 हो जाएंगे, जो कि बोरबेरी स्कीम के अनुसार नहीं होगा। इसलिए 8 यहाँ भर के बचे हुए आगे ले जाओ बस। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है संयोजकता। संयोजकता समझने से पहले हम एक बार वापिस जो 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र देखा था उस पर चलते हैं। यहाँ अगर हम सभी चित्रों को ध्यान से देखें तो यहाँ एक बार नियोन को आप ध्यान से देखिए कि इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 पूरे हैं। आर्गन के देखिए, आर्गन के सबसे बाहर वाले कक्ष में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, और बाकी जो है इनमें किसी के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। तो इन 2 तत्वों में एक खास बात है कि ये बहुत ही स्थायी तत्व हैं और जल्दी से किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकते। अब यूनिवर्स का एक रूल है, एक नियम है कि इस संसार में हर एक चीज क्या चाहती है? स्थायित्व चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो इसी तरह से तत्व भी क्या है? स्टेबल होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? वो अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी तत्व हैं वो अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्योंकि अधिकतम उसमें 8 ही भरे जा सकते हैं और स्थायित्व के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो इसके पहले कक्ष में, जैसे ये तो नाभिक हो गया, इसके पहले कक्ष में आ जाएंगे 2, दूसरे कक्ष में आएंगे कितने? 8। ठीक, और तीसरे कक्ष में कितना आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, तो इसकी सोडियम की जो
परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2, 8 और 1। अब देखिए इसको 8 पूरे करने के लिए या तो ये 7 ले ले या 1 दे दे, तो इसको 1 छोड़ना आसान है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2, 8, 3 है। ठीक, इसी तरह से सिलिकॉन का 14 होता है, तो 2, 8, 4। इसी तरह से एक बार मैं फटाफट इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2, 8, 5। और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 हो गया, और क्लोरीन का 2, 8 और 7 हो गया। ठीक, तो एक बार देखिए कि जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एल्यूमिनियम 3 छोड़ देगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन का देखें 2, 8, 7 है, यानी पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। इसको 7 छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन 1 लेना आसान है, तो ये 1 ले लेगा। ठीक, तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये 1 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सल्फर के बाहर वाले कक्ष में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 आसानी से ले सकता है। ठीक, अब रहेगी बात बीच वालों की। ठीक, कि सिलिकॉन वाले के बाहर वाले कक्ष में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 लेना भी मुश्किल है, 4 देना भी मुश्किल है, इसलिए 4 की साझेदारी कर लेता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि किसी भी तत्व का परमाणु बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझेदारी करता है, वो संख्या इलेक्ट्रॉनों की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता को हम कैसे ज्ञात करते हैं? संयोजकता का जो हम एक आसान से सूत्र ले सकते हैं कि सबसे संयोजकता बराबर क्या है? सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 माइनस सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दरअसल बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम है तो पहला लगाएंगे, और 4 से अधिक हो जाती है तो 8 में से घटा देंगे। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गए 1। ठीक, तो इस तरह से संयोजकता की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। तो यहाँ से हम संयोजकता को कह सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता क्या होती है? उसकी संयोजन शक्ति होती है। क्या होती है? संयोजन शक्ति होती है। ठीक, तो अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोरीन की संयोजकता आप कैसे ज्ञात करोगे? तो पहले क्लोरीन के लिए 2, 8, 7 ये लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। तो संयोजकता बराबर 8 माइनस सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर 8 माइनस 7, इसकी संयोजकता कितनी कर देंगे? 1 कर देंगे। अब देखिए कि आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होता है, लेकिन और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों चक्कर लगाते हैं, और इसके लिए जो है मैंने आपको पहले 18 तत्वों के संरचना चित्र जो है वो बना करके दिखा भी दिए हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर ने अभी तक न्यूट्रॉन का तो नाम ही नहीं लिया। ठीक है, न्यूट्रॉन जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक अनावेशित कण होता है जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, तो इसका नाम मैंने अभी तक क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर मॉडल, और बोर मॉडल जो है 1913 में दिया गया था, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी, और उन्होंने बाद में बताया था कि न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ होता है? वो भी परमाणु के नाभिक में ही होता है। ठीक, तो जो अभी हमने 18 तत्वों के जो संरचनात्मक चित्र बनाए हैं उसमें
जैसे नाभिक में मैंने यहाँ पर सीधा एक प्लस का निशान लगा दिया था, उसमें अभी आपको मॉडिफिकेशन करना है कि आपको उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिखाने हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हम सोडियम का चित्र बनाते हैं, तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो आपने ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका चित्र जो आपने ऐसे करना है कि इसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाने हैं, प्रोटॉन कितने 11 और न्यूट्रॉन 12, और फिर इसमें विभिन्न कक्षों में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं कि 2, फिर 8, दो और 8 10, और लास्ट में बच गया 1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं ना, ऐसे। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2, 8 और 1। ठीक, तो जो ऊपर मैंने आपको जो 18 तत्वों के जो चित्र दिखाए थे, उसमें आपने नाभिक में इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाने हैं। अब आपको किस तरह में क्या पता लगेगा कि किस तत्व के परमाणु में जो है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो मैं अभी आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ये टेबल देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेबल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि मैंने 1 से लेकर के 18 तक जो तत्व है, पहले 18 तत्व, वो सारे इस टेबल में लिख दिए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ किस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, सारा इस टेबल में दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो वो तो देखिए हमेशा बराबर ही होते हैं। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 ही न्यूट्रॉन है। कोई भी आप देख लीजिए, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है तो 7 ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों से जो है एक हाइड्रोजन को छोड़ के लगभग या तो इनके बराबर होती है या इनसे कुछ ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन के मोस्टली परमाणु ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, और हीलियम जो है, हीलियम से लेकर के और नियोन तक, यहाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बराबर है, लेकिन आगे वालों में कुछ एक में फर्क पड़ जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि जो मेन बात है कि प्रोटॉनों की संख्या अगर आपको याद होगी तो इलेक्ट्रॉनों की तो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बराबर है ही। न्यूट्रॉन आपको थोड़ा सा ध्यान से चेक करने पड़ेंगे। तो एक एल्यूमिनियम में भी अंतर है यहाँ पर कि प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन 14 है। फास्फोरस में 15 और 16, प्रोटॉन 15 और इलेक्ट्रॉन 16 है। और क्लोरीन में, फास्फोरस में प्रोटॉन 15 है और न्यूट्रॉन 16 है, और क्लोरीन में प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18 है, जबकि आर्गन में प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22 है। ठीक, अब देखिए कि अगर आपको प्रोटॉनों की संख्या याद होगी, तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वही उस तत्व की जो है वो क्या है, परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक, जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। तो इस टेबल में एक साथ आपको 3 कॉलम याद हो जाएंगे, कौन कौन से, कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमेशा ही बराबर होती है तीनों। ठीक, तो एक याद कर लोगे, तीनों याद हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का वितरण मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे अलग अलग सेल है उसमें किस तरह से कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और संयोजकता जो है वो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे बाहर वाले कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो संयोजकता उसके बराबर होती है, या फिर 8 माइनस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दीजिए। जैसे अगर 1 2 3 4 है तो संयोजकता उतनी होगी, संयोजकता 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अगर बाहर वाले कक्ष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 8 में से घटा दीजिए, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, क्लोरीन की 8 माइनस 7 1। इस तरह से जो है इनकी संयोजकता भी आप याद कर सकते हैं। तो इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।